जादवपुर यूनिवर्सिटी का सफाई का नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित स्टूडेंट्स, मेरी आवाज की दायरे में आने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारी, आप लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। और मैं बड़े मन से बोल रहा हूँ, ये मन की बात नहीं है लेकिन मन से बोल रहा हूँ कि जो कल्चर आप लोगों ने बचा के रखा है, जब आप लोगों के साथ मिशन में जा रहा था रैली के अंदर, ये कल्चर बड़ी मुश्किल से बचता है आज के भारत के अंदर। इसके लिए आप लोगों को क्रांतिकारी बधाई है मेरी तरफ से। और इसी लोकतंत्र की खूबी ये है, इसकी खूबसूरती ये है, मुझे फक्र हो रहा था सफाई के कार्यक्रम के ऊपर जो हमारे साथियों ने जब अपनाया था, उस रास्ते के ऊपर जो लोग संसदवाद के अंदर विश्वास नहीं करते थे, वो भी आज संसदवाद की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए मुझे फक्र होता है कि मैं इस सफेद झंडे का सिपाही हूं। दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पर चुनाव अभी घोषित हुए हैं, ये अपने आप में एक पर्व है। हम जैसे लोगों के लिए जो आप आजादी की लड़ाई का जहां पे स्लोगन लगा रहे हैं, उसके लिए अपने आप में ये पर्व है। बहुत कम कैंपस ऐसे भारत के अंदर बचे हैं यहाँ पर ये इस तरह का चुनावी माहौल बन रहा है। और मजे की बात यहाँ है, जहां जहां छात्रों को मौका मिल रहा है, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रहा हो, राजस्थान जहां पर वसुंधरा राजे आज भी महारानी है वो राज्य रहा हो, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहा हो, और मुझे विश्वास है जादवपुर यूनिवर्सिटी भी रहा होगा, जहां पर ये प्रोग्रेसिव सोच, ये समझ आगे बढ़ी है इस लोकतंत्र के अंदर। अन्यथा मेरे से पहले वक्ता यहां पर बोल रहे थे, जो पिछले 2-2.5 वर्ष रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि जितनी मैंने अपने जीवन के अंदर पढ़ाई की है, 5वीं से पहले की तो मुझे याद नहीं, उसके बाद जो कुछ याद रहता है मुझे, जितनी मैंने पढ़ाई की है पिछले 2.5 साल के अंदर, उस पढ़ाई को बिल्कुल पलटने की कोशिश की गई है। मुझे जब स्कूल के अंदर भेजा जाता था बचपन के अंदर, मेरे माता पिता बोलते थे उस समय, मजदूरी करते थे कि बेटा स्कूल के अंदर जा, पढ़ाई कर, कुछ अपना दिमाग तेज कर, कुछ सोच समझ, और उसके बाद पूछ प्रश्न कि क्या हो रहा है समाज के अंदर, हमें तो पता नहीं चलता, शायद तेरी आंखें खुल जाएंगी। उसके बाद कॉलेज के अंदर पहुंचे, यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे, जब एजुकेशन के अंदर गए तो ये डेफिनेशन पढ़ाई गई कि एजुकेशन के मायने हैं दिमाग का खुलना, प्रश्न पूछना, सोचना। पर जब सारी पढ़ाई करने के बाद छात्र आंदोलन के अंदर आए तो भारत के अंदर एक ऐसी सरकार आई, और मुझे विश्वास है बंगाल उससे अलग नहीं है इन दिनों, एक ऐसी सरकार आई जो मुझे पढ़ाई लेने से मना नहीं करती थी। वो बात अलग है कि कितने बच्चे स्कूल के अंदर पहुंच पा रहे हैं, केवल 23% हायर एजुकेशन के अंदर पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो 23% पहुंच भी पा रहे हैं उनको डिग्री का अधिकार तो मिल रहा है कि आप जाइए, आप समाजशास्त्र पढ़िए, राजनीति शास्त्र पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, डिग्री लीजिए और जाके जॉब कीजिए। पर अगर आपको समाजशास्त्र पढ़ते पढ़ते कहीं ये लगता है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसके अनुसार समाज के अंदर सही नहीं हो रहा, उसके अनुसार समाज के अंदर गलत हो रहा है, तो वही हमारे जो सरमाएदार है वो मेरे को रोक देते थे कि पढ़ाई तो करनी है लेकिन प्रश्न नहीं पूछना है। बंगाल के अंदर राजनीतिक शास्त्र पढ़ते पढ़ते, समाजशास्त्र पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन के अंदर कोई एक छात्र सुदीप्तो, उसको अगर ये लगता है, मुझे पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र के अंदर पढ़ा लिखा होने के नाते मेरी भी ये हक है कि मुझे अपने कॉलेज के अंदर वोट डालने का और वोट लेने का अधिकार मिले। वो आवाज उठाता है तो 100 कार्ड आप लोगों की दीदी उसकी
पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और पुलिस कस्टडी के अंदर उसकी मौत होती है, उसका मर्डर किया जाता है। ये एक लोकतंत्र के अंदर होगा। अगर कोई छात्र हायर एजुकेशन के अंदर पहुंच जाता है, रोहित वेमुला जैसा, वो पढ़ते पढ़ते विज्ञान के साथ बाकी किताब भी पढ़ता है और उसको लगता है कि मेरे संविधान ने तो सबको बराबर का हक दिया है, मेरी पहचान तो इंसान के नाते होनी चाहिए, मेरी पहचान तो मेरी जो अचीवमेंट है उसके नाम पे होनी चाहिए। पर अभी भी मेरी हॉस्टल के अंदर, मेरे कैंपस के अंदर मेरी पहचान और जो नियर आइडेंटिटी जिसको बोलता है मेरी जाति बन जाती है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो फेलोशिप रोक दी जाएगी। फेलोशिप रोक दी जाएगी, मजबूर किया जाएगा उसको आत्महत्या करने के लिए, या मैं कहूं कि उसकी हत्या की जाएगी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे सो कॉल्ड प्रधानमंत्री कम विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के अंदर बोलते हैं हमारे पास बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान है, बहुत बार जेएनयू का भी जिक्र करते हैं, लेकिन उसी जेएनयू के छात्र अगर पूछेंगे कि कानून की क्या बारीकियां हैं, फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो उनको बोला जाएगा आप ये नहीं कर सकते। पहले जमाने में होता था, कोई मूवी आती थी तो हम सुनते थे कि उसके अंदर सेंसर लगा दिया है, उससे कुछ क्लिप्स काट दिए हैं। अब हमारे लोकतंत्र के अंदर एक नया सेंसर आ गया है और इस सेंसर का नया नाम है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ये एक नया सेंसरशिप है जो कि सरकार के खिलाफ होगी, उसको सेंसरशिप लगा दो, बोल दो ये एंटी नेशनल है, सारी बात की खत्म। आप देखते हैं यहां पर भी जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर भी होगा ऐसा। आप बोलेंगे हमारे 400 से ज्यादा अध्यापक क्यों नहीं है, वो बोलेंगे ये सरकार के खिलाफ है, सरकार चुनी हुई है, सरकार की इज्जत खराब हो रही है, भारत की इज्जत खराब हो रही है, ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये एंटी नेशनल है, सेंसर कर दिया जाएगा। और इतना डर कि सेंसरशिप के खिलाफ भारत के अंदर कोई नहीं बोल सकता। हालांकि उससे पहले बोल रहे थे, हमें पता है जब ये सरकार आई, पिछली सरकार आप लोगों के कंधों के ऊपर बन के आई थी। मैं हमेशा ये बोलता हूं, मैंने बहुत कम भाषण सुन पाया मोदी जी के, लेकिन जितने भी सुने उसके अंदर अगर सबसे ज्यादा शब्द कोई प्रयोग होता था तो वो यूथ था, युवा था। भाइयों और बहनों तो भाई, भाइयों और बहनों तो पेटेंट हो गया भाई उनका, मित्रों और भाइयों और बहनों तो सरकार, अब तो जनता डरती है। दरअसल अगर कहीं किसी भाषण के अंदर बात करते हुए मेरे से भी मित्रों निकल जाता है तो जनता डरती है, पता नहीं क्या घोषणा हो जाएगी, कब नोटबंदी हो जाएगी, कब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, तो इससे तो डर लगता है भाई। तो सबसे ज्यादा जो यूथ होता था वो था नौजवान, मेरे देश के नौजवान, नौजवानों के लिए मैं आया हूं। अब नौजवानों की परिभाषा भी बदल गई है, उम्र पता नहीं कितनी हो गई है। बहुत सारे नौजवान नेता है भारत के अंदर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो बोला जब मैं आऊंगा तो नौजवानों को सब दिखाए 2 करोड़ नौकरियां, एक नया भारत, एक स्वर्ण युग। हमारे लिए तो स्वर्ण युग होता नहीं, लेकिन उनके लिए स्वर्ण युग होता है, अभी भी जी रहे हैं उस किताबों के अंदर। चुनकर भी आ गए, जब चुनकर आए तो इन्हीं नौजवानों ने जब प्रश्न पूछा कि भाई साहब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरा अध्यापक कहाँ है, मेरी नौकरी कहाँ है? आपने बोला था कि मुझे तो राम राज्य आने वाला है। मैंने तो कभी सपने में नहीं देखा कैसा होता है, शायद उन्होंने कल्पना की थी, बताया था। वो कहाँ है? जिसने प्रश्न पूछा उसे बोल दिया एंटी नेशनल। चाहे वो कलाकार था, चाहे फिल्म एक्टर था, चाहे लेखक था, चाहे नौजवान था, उससे पहले बोलते थे। बंगाल के अंदर नहीं बोलते होंगे, पूरे भारत के अंदर बोलते थे ये जो विरोध कर रहे हैं ये कम्युनिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है। तो मुझे तो पहले 1 साल में बहुत अच्छा लगा, जो हम लोग बहुत दिनों तक नहीं कर पाए, आधा भारत उन लोगों ने कम्युनिस्ट कर दिया। जो विरोध करता था वो कम्युनिस्ट कर दिया। ऐसे लोग जिन्होंने समाजवाद की परिभाषा उनको पता नहीं थी, वो भी जब सड़क पे निकलते थे तो टीवी के अंदर आता था कम्युनिस्टों का प्रदर्शन। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़े बटाए कम्युनिस्टों की तादाद बढ़ती जा रही है।
फिर नागपुर के अंदर मीटिंग हुई, मंत्रणा हुई कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो हम दुश्मन के पाले में ताकत बढ़ा रहे हैं। तब इजाद किया ये सेंसर वाला शब्द और तब आया ये राष्ट्र विरोधी, ये एंटी नेशनल और उसके बाद लंबी परंपरा है, आप लोग जानते हैं। पर दुख क्या है इस भारत के अंदर, आज वो लोग नेशनलिज्म का पाठ हमें बताते हैं और मैं पत्र के साथ बोल रहा हूं, मुझे पता है जिन लोगों में सही मायने में राष्ट्रवाद की परिभाषा तक पता नहीं होती। एकेडमिक डेफिनेशन एक अलग चीज है, पर भारत इंडियन नेशनल स्टेट वो कब बना, कैसे बना, अगर उसकी परिभाषा किसी ने जाननी है तो वो स्वाधीनता आंदोलन के बिना नहीं है। जब पूरा भारत स्वाधीनता संग्राम के अंदर राष्ट्रवाद की क्लास के अंदर सीख रहा था कि भारत राष्ट्र कैसे हो सकता है, ये लोग उस क्लास से बंक मारकर चिट्ठी लिख रहे थे अंग्रेज सरकार को कि गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। आज चाहे वीर लगा दिया गए, पर सावरकर जी उस क्लास के अंदर नहीं थे, हम जानते हैं। ये तो अपनी निक्कर पहनकर उनको बोल रहे थे कि भाई साहब गलती होगी, हमारी लड़ाई तो कम्युनिस्टों से और बाकी लोगों से है, अंग्रेज से लड़ाई नहीं है। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे अचंभा नहीं होता है कि इन लोगों को राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं। दरअसल इनके लिए राष्ट्र आज भी वही वो जो टिपिकल डेफिनेशन देते हैं, फेयर स्किन, शार्प फीचर, टॉल हेयर, टॉल हाइट। और मैं नहीं बोल रहा कि वो ऑरेंज है कि कौन है, इनके लिए वही राष्ट्र। अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो कितने लोग बचेंगे। और क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी तो भारत की सेवा कर रहे हैं, वो तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत विद्वान नहीं हूं, मैं याद रखता हूं सटीक आदमी, क्योंकि साइंस स्टूडेंट हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरे ऐसे साइंस स्टूडेंट समाज शास्त्र के मामले में थोड़े कमजोर होते हैं। मुझे ये पढ़ाया जाता था कि परिवार का भला करने वाला, प्रदेश का भला करने वाला, देश का अच्छा सोचने वाला वो इंसान होता है जो परिवार के सदस्यों की हिमायत करे, उनकी रक्षा करे, प्रदेश के जो संसाधन है उनकी रक्षा करे, जो मेरा देश है उसके संसाधनों की रक्षा करे, इस देश के अंदर जो नागरिक रहते हैं उनकी भलाई की बात करे। मुझे ऐसा बताया जाता था वो राष्ट्र हितैषी है, वो बड़े परिवार का हितैषी है। और हमारे साहब जो अपने आप को सबसे बड़ा गरीबों का मसीहा बताकर आए थे, आज की डेट के अंदर हमारे जंगल बेचने के अंदर बिजी है, नदियों का पानी बेच दिया, आदिवासियों को उन्हीं की जमीन से खरीद रहे हैं। जब मैंने थोड़ा सा हो संभाला तो बोलते थे पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित करना है तो बैंक के अंदर जमा कर दो। आज वो सुरक्षित पैसा जो बैंक के अंदर था, वो जो मजदूर किसान बड़ी मेहनत के साथ अपनी खून पसीने की कमाई करने के बाद, बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करने के बाद बजट करके बैंक के अंदर रखता था, वो बैंक का पैसा भी अदानी, अंबानी और वो क्या विजय माल्या को दे देता है और रातों रात विजय माल्या गायब हो जाता है और हमारी सरकार बोलती है मैं वापिस नहीं दे सकता, वो पैसा भी बेच रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि वो देश प्रेमी। मुझे फक्र है कि मैं इस झंडे का सिपाही हूं जिसने मुझे बताया कि देश राष्ट्र प्रेम कोई नहीं है। आप लोग जब ये स्लोगन रेज करते हैं सबको शिक्षा सबको काम, जब ये सपना देखते हैं जो ढाबे के अंदर जो एक बच्चा काम कर रहा है उसके हाथ से चाहे कब छुड़ाकर वो किताब पकड़ानी है, क्लास के अंदर बैठना है, मेरे नजरों के अंदर उससे बड़ा राष्ट्रवाद कोई नहीं है, वो मेरे लिए मेरे लिए इससे बड़ा राष्ट्रवाद नहीं है कि पूरे देश के छात्र सड़क पर उतरे थे लोकतंत्र की रक्षा के लिए वहां पे काम करें। प्रेम क्या है? वो जो किसान अपने हकों के लिए लड़ता है,
वो जो किसान बोलता है कि भारत के अंदर जो हर 40 मिनट में किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मेरी नजरों में उससे बड़ा भारत सबसे बड़ी जमहूरियत विश्व की, और उस जमहूरियत के अंदर हमारे चुने हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर जाने से कतरा रहे हैं। जो मोदी जी, अब पता नहीं नया रिकॉर्ड भी आ सकता है कि विश्व के अंदर सबसे बढ़िया भाषण देते हैं, कुछ भी हो सकता है। कभी भी भक्त लोग आकर बता सकते हैं, वो जो पॉपुलर है स्पीच देने के लिए, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर देने की बारी आती है स्पीच, तो फ्लाइट उठाकर कभी गोवा चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रैमिंग करके तो सवाल का जवाब दे सकते हो, लेकिन जब लॉजिक आएगा तो क्रैमिंग पीछे चली जाती है, तब भाषण नहीं दिया जाता, तब भागना पड़ता है और वहां से भागते हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोग उस जमहूरियत की रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुझे याद नहीं जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलगाववाद का आंदोलन चल रहा था, मुझे कोई खाकी निकर उसके अंदर नजर नहीं आई थी। हाँ, ये सफेद झंडा मुझे जरूर दिखता था जब हमारे साथी निरंजन तालुकदार के टुकड़े टुकड़े करके हमारे दफ्तर के आगे डाल दिए थे। हम लोगों ने स्लोगन दिया था, लेट अवर बॉडीज टू बी कट इनटू पीसेस, वी शैल नॉट अलाउ अवर कंट्री टू बी फ्रेगमेंटेड। ये है राष्ट्रवाद। हमारे शरीर को तो टुकड़े होने दो, हम अपने भारत को विभक्त नहीं होने देंगे। ये राष्ट्रवाद है। जब पंजाब के अंदर खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था, आज तो अकाली भी है, आज तो मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे। उस समय कोई नहीं दिखा था, यही सफेद झंडा था जो वहां पे लड़ाई लड़ा था, सैकड़ों हमारे साथी मारेंगे। और हमने बोला वही पुराना स्लोगन अपना, यू कैन किल अवर कॉमरेड बट कांट अवर आइडियाज। हमारा विचार आगे बढ़ेगा और वो राष्ट्रवाद है। दोस्तों, आज तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एनजीओ से लेके बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों तक, पर मुझे याद नहीं आता जब ये रिजर्वेशन की बात आई थी, इनमें से किसी ने कक्ष के अंदर रैली करना तो दूर रहा हो, पोस्टर भी लगाया हो। ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया था जिसने तब प्रिंसिपल पोजीशन ली थी कि हम सोशल जस्टिस के लिए वहां पे खड़े होते हैं, हम वहां पर लड़ाई लड़े। इसलिए मैं यहां पे अपील करने आया हूं कि उस विचार को, उस समझ को, उस लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए जादवपुर के छात्र अपना विश्वास इस झंडे के अंदर रखें। पर आज एक खतरा और है, आज एक खतरा और है जो मुझे दिखता है। दरअसल ये जो बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ेगा कौन और कौन उसको लड़ने के लिए सक्षम है? मुझे जो प्रैक्टिस सिखाती है, मुझे जो समझ आती है कि अगर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना है तो वो ऑर्गेनाइज स्टूडेंट मूवमेंट लगता है, संगठित छात्र आंदोलन है, वो उसको खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकता है। और आज की डेट के अंदर क्या है, ये जो फेसबुक के ऊपर दिन रात मोदी को गाली निकालते हैं, ये जो फेसबुक के ऊपर मसीहा बनते हैं मुक्ति के, अगर उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई होती है तो वैसे संगठित जो छात्र आंदोलन है इसके खिलाफ लोग लड़ते हैं। हमें बिल्कुल नजर रखने की जरूरत है, इनके ऊपर बिल्कुल क्लियर होने की जरूरत है। कतई छात्र आंदोलन की भलाई इन लोगों से होगी नहीं। अब तो नए नए शब्द हो आगे हैं। अब मैं सुनता हूं कि भाई मैं किसी आदमी ने भाषण दिया दिल्ली के अंदर, तो मैं पूछता हूं यहां भी ऐसा ही होगा कि ये कौन था, बोलते जी इंडिविजुअल लेफ्ट था। अब इंडिविजुअल है और लेफ्ट है, अब पता नहीं क्या होता है, इंडिविजुअल भी है और लेफ्ट भी है, व्यक्ति भी है और लेफ्ट भी है। मुझे तो ये समझाया गया था, मैंने प्रैक्टिस से ये सीखा है, लेफ्ट जन समुदाय, जन आंदोलन और जन आंदोलन के अंदर इंडिविजुअल नहीं होता।
चाहिए। आज की डेट में सबको भारत के अंदर देखिए, ये जो नौजवान की समझ है, उसके जो इमोशंस है, उसकी जो अंदर की भावना है, उसे पता है अगर उसे कोई मुक्ति दे सकता है, उसकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो वामपंथ है, वो लेफ्ट है। इसलिए लेफ्ट को गाली नहीं दे सकते। आजकल तो एनजीओ भी नहीं देते हैं, एनजीओ भी बोलते हैं कि हम भी वामपंथी हैं, इसलिए वामपंथी होना मजबूरी है। वामपंथी है पर वो जो कैपिटलिज्म के गुण है, जो फ्री मार्केट की बात करता है, जो बोलता है कि व्यक्ति सबसे सुप्रीम है, क्योंकि उपभोक्ता चाहिए तो हर कमरे के अंदर अलग टीवी चाहिए, अपनी मनपसंद चाहिए, इसलिए वो इंडिविजुअल भी है, लेफ्ट भी है। वो दरअसल उन्हीं की खाल के अंदर वामपंथ के लिए नहीं, आम जनता की लड़ाई के लिए एक खतरा है, जिसे हमें पहचानने के लिए मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की समझ से हूं। मुझे पता है चेहरा कोई भी हो, शक्ल कोई भी हो, वो जो विचार है, फिडेल कास्ट्रो का विचार, अर्नेस्टो che गुवेरा का विचार, भगत सिंह का विचार, सुदीप्तो गुप्ता का विचार, सरदार बोला का विचार, अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है वो विचार लड़ सकता है, और उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठित छात्र आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जरूरत है। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, वो मेरे आइडियल हैं। उन्हीं की दो लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, मैं अगर ज्यादा बोल सकता, मैं नहीं चाहता। भगत सिंह उस समय बोलते थे कि अबव देन ऑर्गेनाइजेशन हो गए। उनके दोस्त भी उनके ऊपर तोहमत लगाते थे कि आप शहादत इसलिए दे रहे हैं कि आपको लगता है कि आप बड़े नायक हो जाएंगे, फिर वे उनके अंदर आ गया। उन्होंने जवाब दिया था कि मैं एक ऐसा इंसान हूं, मुझे पता है कि जब फांसी का फंदा, फांसी का तख्ता मेरे नीचे हटाया जाएगा, वो फंदे के ऊपर मैं झूलूंगा, उसके बाद कोई विश्व नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, तो नायकवाद की कोई बात नहीं रह जाती, मैं देखने नहीं आऊंगा। उनके छोटे भाई जेल के अंदर उनसे मिलने आए, बहुत भावुक हो गए, और वापिस जब वो गए रोते रोते गए, तो भगत सिंह ने अंतिम लेटर उनको लिखा। मैं पूरा लेटर नहीं बताऊंगा। उस कविता की जो अंतिम दो लाइनें थी, मुझे ऐसा लगता है वो विचार को डिफाइन करने के लिए और हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भगत सिंह लिखते हैं, हवा में रहेगी मेरी ख्याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, कल रहे ना रहे। ये जो मुश्ते खाक है मेरा शरीर है, वो तो फानी हो जाएगा, खाक हो जाएगा, कल कह रहे ना रहे, पर मेरा विचार आगे रहेगा। उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए, उसी गैर बराबरी के समाज को खत्म करने के लिए, एक बराबरी के समाज की लड़ाई के लिए आह्वान करने आया हूं कि यादवपुर के छात्र इस सफेद झंडे के साथ खड़े होंगे, अपने दुश्मन को पहचानते हुए, दोनों तरह के दुश्मन को पहचानते हुए, उनको भी पहचानते हुए जो ये बोलते हैं कि आर्थिक लड़ाई अलग है, सामाजिक लड़ाई अलग है, वो नहीं सकता है। मुझे सिखाया है कि चीजें आइसोलेशन के अंदर नहीं होती, जुड़ी होती है, इसलिए आर्थिक लड़ाई सामाजिक लड़ाई से अलग हो नहीं सकती है। उस लड़ाई को भी आगे लेके जाना है, ये आह्वान करते हुए, और मुझे विश्वास है आने वाले समय के अंदर मैं जेएनयू का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं एचयू का उदाहरण नहीं दूंगा। जादवपुर के छात्र, जादवपुर के अध्यापक मुझे मौका देंगे जादवपुर का उदाहरण देने के लिए पूरे भारत के अंदर। यही देखना है जो कितना आवाज का दिल में है।